नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? सबसे पहले आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। और आइए करते हैं शुरुआत एक और बेहतरीन सेशन की। हम चर्चा कर रहे हैं आपके रीट लेवल द्वितीय के लिए जो आपका एसएसटी का सब्जेक्ट है, उसी के अंदर आज हम चर्चा कर रहे हैं पॉलिटी की। और पॉलिटी के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है न्यायपालिका। आज हम न्यायपालिका की जो है वो चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंदर हमने जो है इससे पहले कार्यपालिका विधायिका की चर्चा जो है वो कर ली है। इसके बाद आपका जो पॉलिटी है उसका एक टॉपिक और बचेगा, दो टॉपिक बचेंगे। एक तो भारतीय लोकतंत्र की प्रक्रिया में महिला का प्रतिनिधित्व, और दूसरा एक टॉपिक आपका बचेगा भारत की संघीय व्यवस्था के अंदर राज्य संबंध। तो इसकी हम जो है चर्चा करेंगे कल। आज हम चर्चा करेंगे न्यायपालिका की कि भारतीय न्यायपालिका किस तरीके से कार्य करती है और कैसे ये जो है अपने कार्यों को जो है वो सुचारू रूप से संचालित करती है। और आज का जो दौर है, जितना राजनीतिक प्रभाव पड़ रहा है, क्या आज भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी क्या न्यायपालिका स्वतंत्र होकर निर्णय ले पाती है कि नहीं ले पाती है, इन सभी बिंदुओं पर जो है आज चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आयुष वर्मा जी, कैसे हैं आप? स्टूडियो आरसी, जया सैनी, एस गोदारा, प्रमोद पुनिया एंड कहानी, रमेश सोलंकी, जय नारायण जी एंड मदन, खुशबू, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। विमला कुमारी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और इस सेशन को देखने वाले सारे बच्चे, मीरा मीना, मीनाक्षी यादव एंड लाभू राम जी, ज्योति, जितेंद्र, और इस सेशन को देखने वाले हमारे सभी ऑफलाइन और ऑनलाइन साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आरएस सामरिया बहुत दिनों के बाद आए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बाबूराम माली भी बहुत दिनों के बाद आए हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। नीलम मीना जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो करें शुरुआत आज के सेशन की। सबसे पहले तो हम ये जो सेशन डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th का जो पॉलिटी का पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर जो है ये कौन सा है? 6 है। ये जो तीनों टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों ही टॉपिकों को हमने जो है वो एनसीईआरटी से लिया है। ठीक है, इनको कहां से लिया है? हमने एनसीईआरटी से लिया है। तो अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी की पुस्तक में ये डाटा पढ़ सकते हैं। और यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी के एक तरीके से नोट्स बना के मैं आपके सामने जो है वो रख रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी की पुस्तक में आप देखोगे तो वहां थोड़ा कहानी टाइप जो है दिया गया है, तो उसको हमने थोड़ा सा और सरल भाषा में एज ए एग्जाम के दृष्टिकोण से उसको निकाल के आपके सामने जो है वो रखने का प्रयत्न किया है। MJ जाट पहली क्लास है आपकी, तो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। तो कुलदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चलिए करते हैं शुरुआत न्यायपालिका की, और न्यायपालिका के साथ इस यूनिट की जो है वो आज क्या करते हैं, समाप्ति करते हैं। देखिए, न्यायपालिका की अगर हम चर्चा करते हैं विद्वान साथियों, तो न्यायपालिका को समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप सब जानते हैं कि भारत के अंदर जो है वो कार्यपालिका और विधायिका जो है वो दोनों साथ मिलकर कार्य करती है। कार्यपालिका और विधायिका जो होती है वो एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करती है, बट न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका और विधायिका से बिल्कुल स्वतंत्र कार्य करती है। कार्यपालिका और विधायिका का न्यायपालिका पर किसी तरीके का नियंत्रण जो है वो नहीं होता है। और कार्यपालिका और विधायिका जनरली जो है वो जो भी न्यायपालिका के डिसीजन होते हैं उसमें किसी प्रकार का जो है वो बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं। तो कार्यपालिका के बाद विधायिका और कार्यपालिका के बाद आइए चर्चा करते हैं हम न्यायपालिका की। तो न्यायपालिका का अगर थोड़ा सा स्वरूप समझने का प्रयास करें तो हम न्यायपालिका को जो है भारत में 4 स्तर पर जो है कार्य करती है। सर्वोच्च न्यायालय जो अपना नई दिल्ली में है, इसके बाद उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य के अंदर एक उच्च न्यायालय होता है। कुछ राज्यों के संयुक्त भी उच्च न्यायालय है, जैसे पंजाब हरियाणा का एक ही न्यायालय है। इसके बाद जिला न्यायालय आते हैं और इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। जब भी कोई नॉर्मल, जैसे कोई 2 प्रकार के मामले होते हैं, एक फौजदारी मामला होता है और एक दीवानी मामला होता है। जैसे
किसी ने किसी का सर फोड़ दिया, तो गुट आपस में लड़े या दो बच्चे या दो व्यक्ति आपस में लड़े और एक दूसरे का सिर फोड़ दिया, तो अब वो जब जाएंगे पुलिस में एफआईआर करवाने, तो उनका जो मामला जाएगा वो अधीनस्थ न्यायालय में जाएगा और फौजदारी में जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां से एक डिसीजन आएगा। अगर इस डिसीजन से ये संतुष्ट नहीं है तो ये जिला न्यायालय में जा सकते हैं। अगर जिला न्यायालय के डिसीजन से भी संतुष्ट नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं या फिर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इस तरीके का ये पूरा जो है वो क्या होता है, प्रोसेस होता है। इतना ज्यादा हमें समझने की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। आपको बस इतना याद रखना कि ये 4 स्टेप पर जो है वो कार्य करता है। ये कहाँ गया रे, ये जो सर्वोच्च न्यायालय होता है ये इनका क्या होता है, सबसे उच्च जो है वो, ये सबसे उच्च जो है इनकी जो है वो श्रेणी है और ये सबसे निम्न श्रेणी है। यानी सारे डिसीजन जो है इसी सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर ये जो बाकी न्यायालय है वो क्या करते हैं, अपने कार्य को करते हैं। ठीक है सर, पॉलिटिकल हमें तो नहीं मिला एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी नहीं मिला। क्लास 11 राजनीति विज्ञान की पुस्तक चैप्टर नंबर 6, और इससे ज्यादा तो और डिटेल में क्या बताऊं। एनसीईआरटी की पुस्तक कक्षा 11 राजनीति विज्ञान चैप्टर नंबर 5, 6 और 7। आज हम 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद थोड़ी सी सर्वोच्च न्यायालय की हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर इस टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़े तो हमें सर्वोच्च न्यायालय पढ़ना पड़ेगा, उच्च न्यायालय पढ़ना पड़ेगा, जिला न्यायालय पढ़ना पड़ेगा और अधीनस्थ न्यायालय पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इतना डिटेल में हमें इस टॉपिक में नहीं पूछा जाएगा, तो हम बेसिक चीजें सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करते हैं। एसएसटी में इंडियन ज्योग्राफी हटा दी है क्या? इंडियन ज्योग्राफी अभी नहीं है, केवल विश्व की कृषि दी हुई है, वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो देखिएगा, अगर भारत में सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान के अनुच्छेद 5 संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 124 से लेकर और 147 तक आता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत के संविधान के किस भाग में आता है? तो ये आता है आपका भाग 5 में। और अनुच्छेद की अगर संख्या पूछी जाएगी आपसे तो आप कहोगे कि अनुच्छेद संख्या 124 से लेकर और 147 तक जो है वो क्या आती है, सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा इसमें जो है वो आती है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? 2 बातें याद रखनी है, भाग 5 और अनुच्छेद 124 से 147। ठीक है, हालांकि हम पूरे सर्वोच्च न्यायालय को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिर तो सर्वोच्च न्यायालय एक अलग टॉपिक हो जाएगा हमारा। तो हम केवल इसमें से जो है बेसिक सी कुछ बातें हैं जो आपसे पूछी जा सकती है, वो मैं आपको जो है यहाँ पर बता देता हूं। अगर थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान साथियों, तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी जो स्थापना हुई थी, वर्तमान जो सर्वोच्च न्यायालय है वो तो हुई थी 28 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को हुई थी। लेकिन इसके इतिहास में अगर हम जाते हैं तो एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है वो कलकत्ता के अंदर सबसे पहले 1774 में क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर पूछा जाए तो डीप क्वेश्चन कि भैया भारत में जो है वो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई। रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में और इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है वो क्या होता है, कलकत्ता के अंदर 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की क्या होती है, स्थापना होती है। अंग्रेज शासन के द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस सर्वोच्च न्यायालय की जो है वो स्थापना की जाती है। कहां पर? कोलकाता में। और कब? 1774 में की जाती है। इसके बाद जो है वो 1935 में एक भारत शासन अधिनियम आता है और इस भारत शासन अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1935 में 1935 के अंदर क्या आता है, भारत शासन अधिनियम आता है, जिसके तहत 1 अक्टूबर 1937 को जो है वो क्या होता है, फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है दिल्ली में।
फेडरल कोर्ट की क्या होती है, स्थापना होती है कहां पर, दिल्ली के अंदर। और इसी फेडरल कोर्ट को आगे चलकर जो है वो क्या सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 28 जनवरी 1950 को जो है वो ये सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करता है। अगर बात करें कि जो हमारा मूल जो सर्वोच्च न्यायालय था उसके अंदर जो था 1950 की अगर चर्चा करते हैं तो एक तो मुख्य न्यायाधीश होते थे उस टाइम, और 7 जो होते थे वो अन्य न्यायाधीश होते थे। एक मुख्य न्यायाधीश और 7 न्यायाधीश होते थे उस टाइम, ठीक है। एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के अंदर कितने न्यायाधीश हैं। 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीश हैं, एक पूछा जाएगा टोटल कितने न्यायाधीश हैं, एक पूछा जाएगा कि न्यायाधीश कितने हैं। तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन उत्तर देना है। अगर आपसे पूछा जाए कुल कितने न्यायाधीश हैं तो आपके कितने हैं, 34 हैं। आपसे पूछा जाए कि मुख्य न्यायाधीश सहित कितने हैं तो आप कहोगे 33 + 1 34 हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है तो 33 है। और ये 5 अगस्त 2019 से किया गया है। 5 अगस्त 2019 से पहले जो इनकी संख्या थी, इससे पहले इनकी जो संख्या थी वो कितनी थी, 5 अगस्त 2019 से पहले इनकी संख्या थी 1 + 31, सॉरी 1 + 30, टोटल 31 थी। इसके बाद जो है वो 5 अगस्त 2019 को जो है वो इसमें थोड़ा संशोधन किया गया और इनकी संख्या और बढ़ाई गई। तो 33 तो अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश है जो वर्तमान में क्या कर रहे हैं, हमारे कार्य कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन है जिसका आप कमेंट में जवाब दें मुझे फट से, कि वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में। बताएं, कमेंट करें। जल्दी से कमेंट करें। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। जगदीप जी बता रहे हैं। देखिए, अब तक जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो 48 मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, ठीक है। तब से 1950 से लेकर अब तक जो है वो मुख्य न्यायाधीशों की चर्चा करते हैं। तो अलग अलग राज्य के अंदर अलग अलग न्यायाधीश रहे हैं। वर्तमान में कौन है ये बताएं जल्दी से। अच्छा, राजस्थान में कौन है वर्तमान में, राजेंद्र मल लोढ़ा, ठीक है। वर्तमान में राजस्थान का तो पूछा जा सकता है मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वो है श्री एन.वी. रमन। कौन है, एन.वी. रमन जो है वो हमारे क्या है, मुख्य न्यायाधीश है। एन.वी. रमन, बिल्कुल आयुष वर्मा जी, एन.वी. रमन हमारे क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एन.वी. रमन, ये तो बेसिक जानकारी हो गई। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये चीजें एनसीईआरटी में नहीं थी। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद 224 जो है उसके तहत जो है वो क्या किया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का
गठन किया जाएगा और न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। और न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। लेकिन इस कमेटी के अंदर जो है आपको याद रखना है कि 6 सदस्य होते थे टोटल, लेकिन जो है वो 16 अक्टूबर 2015 को हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने जो है वो इसको अवैध घोषित कर दिया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित किस कमेटी को अवैध घोषित कर दिया गया है? तो आप बताओगे एनजेएसी को जो है वो क्या कर दिया है, अवैध घोषित जो है वो कर दिया गया है, जो अभी वर्तमान में जो है वो काम नहीं कर रही है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये तो आपको पता है कि मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। मनीषा जी कह रही हैं, या मनीषा राजपूत जी कह रहे हैं कि सर आप बेसिक पढ़ा रहे हो पर डीप आ गए तो एग्जाम में। देखो, सबसे पहले जब मैंने ये यूनिट शुरू की थी पॉलिटी की, तो एक बात बताई थी कि पॉलिटी का जो ये एक चैप्टर है जिसमें आपकी न्याय व्यवस्था के बारे में, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन 3 बिंदुओं के बारे में कहा गया है। तो ये जो यूनिट आपकी है वो कहां से उठाई गई है? ये कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान के चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 है। ठीक है। ये सबसे पहले हमने आपको बताया कि भैया आपका जो ये टॉपिक बना है न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये जब सिलेबस में डाला गया था तो कहां से उठाया गया? तो ये जो टॉपिक उठाया गया है, ये उठाया गया है आपका एनसीईआरटी क्लास 11th राजनीति विज्ञान चैप्टर 5, 6, 7 से। तो सबसे पहले हमने ये तय किया कि हम इसी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमने हर जो क्लास आपको एनसीईआरटी से करवाई है उसमें हमने लिखा है कि एनसीईआरटी का ये चैप्टर है जिसे हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है। अगर आपकी इच्छा होगी कि आपको और ज्यादा डीप पढ़ना है इस टॉपिक को, अगर आप और ज्यादा डीप पढ़ेंगे तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? जैसे आपको कार्यपालिका पढ़नी है तो उसमें एक बहुत लंबा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। कार्यपालिका में आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राज्य का मंत्रिमंडल पढ़ना पड़ेगा। अगर आप विधायिका पढ़ोगे तो उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद पढ़नी पड़ेगी। अगर आप कार्यपालिका पढ़ोगे तो इसमें आपको सर्वोच्च न्यायालय की धारा 124 से लेकर 174 तक पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके बाद आपको जो है वो उच्च न्यायालय पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको जिला न्यायालय पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको अधीनस्थ न्यायालय पढ़ना पड़ेगा। तो ये टॉपिक जो है वो अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक बन जाएगा कि आपको कम से कम जो है 1 महीने का या कम से कम 20 दिन का समय तो लगेगा ही लगेगा। बात यह नहीं है कि समय ज्यादा लगेगा तो सर क्या हम पढ़े नहीं क्या? समय ज्यादा लगे तो लगे चाहे, है ना। बट अगर मान लीजिए कि अगर हमारा जो सिलेबस बनाने वाले थे, अगर उनको राष्ट्रपति के बारे में हमें पूछना होता तो वो क्या कहते? राष्ट्रपति टॉपिक। जैसे आप बाकी एग्जामों में देखोगे तो टॉपिक स्पष्ट लिखा आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल लिखा आता है कि नहीं लिखा आता है। लेकिन हमारे सिलेबस में केवल क्या लिखा? कार्यपालिका, न्यायपालिका या कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो हमें इनकी कार्यपालिका क्या है, उसका काम क्या है, कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं इसको पढ़ना है। विधायिका क्या है, विधायिका के क्या कार्य है, विधायिका में कौन कौन आता है इसको पढ़ना है। न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका के कार्य क्या है, उसमें कौन कौन आते हैं इसको पढ़ना है। ये मुझे ऐसा लगता है, एज ए मेरा अनुभव ये कहता है कि हमें इतना पढ़ना काफी होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि इसको और ज्यादा डीप पढ़ना है तो इसके बाद आपको डीप करवा देंगे। अभी मैं आपको करवा रहा हूं जहां से ये टॉपिक लिया गया है एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 से, सॉरी 5, 6, 7 से। ठीक है। और सर कोचिंग ले रखी है, इन पर आपसे ही पढ़ना को मन कर रहा है क्योंकि कोचिंग वाले बहुत डीप जा रहे हैं, इतना याद नहीं होता।
देखिए मैं आपको पहले कह चुका हूं ना, ये तो जब हमने यूनिट शुरू की थी ना, उसी दिन हमने इस पे चर्चा की थी कि अगर इस टॉपिक को अगर आप लेके चलेंगे तो 20 से 25 दिन लेके चल सकते हैं। लेकिन इतना अगर पूछना होता ना, जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, हालांकि कुछ समय आपका खराब हो रहा है कि गुरुजी आप तो बातें करने लगे हैं, पढ़ा नहीं रहे बीच में, लेकिन मन में ये कंफ्यूजन तो आना लाजमी है कि यार गुरुजी ऐसे पढ़ा रहे हैं, कोचिंग वाले ऐसे पढ़ा रहे हैं, तो क्या पढ़ें किसका ना पढ़ें। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आपका जो सिलेबस है उसको अगर आप देखोगे तो सिलेबस में क्या लिखा, भारत प्राचीन भारत की सभ्यता संस्कृति, उसमें लिख दिया सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म और महाजनपद काल। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा भी तो भारत में अनेकों और सभ्यता भी है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा और भी तो सभ्यता है ना भारत में, लेकिन उनके बारे में हमें नहीं कहा गया। तो हमें क्या पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है, इसके बाद हमें वैदिक संस्कृति पढ़नी है, वैदिक संस्कृति के बाद हमें बौद्ध और जैन धर्म पढ़ने हैं और महाजनपद काल पढ़ना है, बस इसके अलावा हमें और कुछ नहीं पढ़ना है। मौर्य साम्राज्य में क्या लिखा हमारे कि मौर्य साम्राज्य में केवल राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पढ़नी है। अब आप अगर मौर्य साम्राज्य को पढ़ोगे कि गुरुजी मार तो सिलेबस में लिख रहे हो मौर्य साम्राज्य पढ़ना है, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसी हुई, पहला शासक, दूसरा शासक, फिर आगे कैसे कैसे चले, सारे शासकों के बारे में पढ़ोगे तो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो एग्जामिनर, जो सिलेबस बनाने वाले थे, उन्होंने कहा कि भैया मौर्य साम्राज्य के अंदर आपको क्या पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी इसको पढ़ना है, और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको पढ़ना है। और इसके बाद आपको सम्राट अशोक ने जो धम्म एवं अभिलेख लिखवाए थे ना, सम्राट अशोक ने जो धम्म और अभिलेख बनाए थे उसको पढ़ना है। तो हमें क्या पढ़ना है, जनरली सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है, उनका जो धर्म चलाया गया था धर्म उसके बारे में पढ़ना है, उनके अभिलेख पढ़ने हैं, मौर्य साम्राज्य में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उसको पढ़ना है, और प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है उसको पढ़ना है। बाकी शासकों से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसी प्रकार हम यहाँ जो आपका राजनीति विज्ञान है, पॉलिटी है, उसमें भी हम ऐसा ही कर रहे हैं कि आपके सिलेबस में लिख दिया कि सरकार का गठन और कार्य बताओ, उसमें विधायिका कैसे कार्य करती है, कार्यपालिका कैसे कार्य करती है और न्यायपालिका कैसे कार्य करती है, इसी को बताओ। तो हम केवल इसी को पढ़ेंगे, हम राष्ट्रपति को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम प्रधानमंत्री को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम मुख्यमंत्री को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है। प्रधानमंत्री अलग टॉपिक है, राष्ट्रपति अलग टॉपिक है, उपराष्ट्रपति अलग टॉपिक है, विधानसभा अलग टॉपिक है, लोकसभा अलग टॉपिक है, राज्यसभा अलग टॉपिक है। हालांकि ये सारे टॉपिक इसी टॉपिक के भाग है, ठीक है ना। फिर भी आप कहोगे तो पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, एनसीईआरटी आपसे क्या कहती है, देखिएगा। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है ये, ठीक है ना, 6 नंबर चैप्टर है ये। न्यायपालिका के बारे में क्या कहती है एनसीईआरटी कि न्यायपालिका एक संवैधानिक संस्था है और अनुच्छेद 124 से 147 तक जो भारतीय संविधान के अनुसार सबको न्याय देती है और न्याय देता है और कार्य करता है, यह सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ये बात 124 से 147 तक एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, एनसीईआरटी में केवल इतना ही लिखा था न्यायपालिका एक संवैधानिक संस्था है जो भारतीय संविधान के अनुसार, ये लाइन पे गौर करना, भारतीय संविधान के अनुसार। अब मान लीजिए कि विधायिका का कार्य क्या है, हमने इससे पहले विधायिका पढ़ा, विधायिका का कार्य क्या था, विधि बनाना या कानून बनाना। तो विधायिका जो कानून बनाएगी उस कानून के अनुसार न्याय करने का कार्य किसका है, न्यायपालिका का है। न्यायपालिका का कार्य क्या है, विधायिका ने जो कानून बनाए हैं उन कानूनों के अनुसार क्या करना, न्याय करना, बस। न्यायपालिका के कार्य विभिन्न व्यक्ति या निजी संस्थाओं के आपसी विवादों को सुलझाना, कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक कामों को अंजाम देना, यह संविधान की व्याख्या और सुरक्षा भी करता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो इसके लिए कहां जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अपील कर सकता है कि मेरे मूल अधिकारों का हनन हुआ है ना। न्यायपालिका यह नागरिकों के अधिकारों और मौलिक अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है।
क्वेश्चन पूछा जाएगा, मूल अधिकारों का रक्षक कौन है, या मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? न्यायालय है। मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा करता है और कानून की सर्वोच्चता ही सुनिश्चित करता है, कि चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति, कोई भी क्यों ना हो, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी क्यों ना हो, गरीब हो, अमीर हो, न्याय के दृष्टिकोण से तो सभी समान है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े जो है वो सत्ता में अपना हाथ रखने वाले लोग भी आज जेल में बैठे हुए हैं, है ना? लालू प्रसाद यादव, राम रहीम, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सत्ता में काफी ऊंचा पद रखते थे, सत्ता उनके हाथ में थी, पावर उनके हाथ में थी, लेकिन उसके कृत्य ऐसे थे, उनके कार्य ऐसे थे, उनके कर्म ऐसे थे कि एक ना एक दिन जो है वो कानून का शिकंजा उन पे कसा गया और वो जेल की यात्रा में जो है वो जेल की यात्रा इन्होंने की। तो यहां साबित होता है कि कानून ही क्या होता है? सर्वोच्च होता है। कानून का शासन का क्या अर्थ होता है? एक शब्द आता है कानून का शासन। कानून के शासन का भाव यह है कि धनी, गरीब, स्त्री, पुरुष अथवा पिछड़े सभी लोग एक समान कानून लागू हो और समान कानून के अनुसार उन्हें क्या मिले? न्याय मिले। चाहे महिला हो, पुरुष हो, धनवान लोग हो, गरीब लोग हो, नेता हो, सामान्य लोग हो, पिछड़े हो, अगड़े हो, कोई भी हो, हर प्रकार के व्यक्ति को कानून के दृष्टिकोण में जो है वो एक ही रूल के तहत क्या मिलता है? न्याय मिलता है। पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दी गई है, प्रिंट वाली पीडीएफ गेमिंग ट्यूब है। आपको टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा, टेलीग्राम पे आपको मिलेगा, ठीक है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करते हैं कि क्या न्यायपालिका स्वतंत्र है। आजकल जो है इस समय चर्चा में बहुत ज्यादा आ रहा है कि सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग, न्यायपालिका, इनकी स्वतंत्रता कहीं ना कहीं खतरे में है और जो भी केंद्र सरकार होती है वो क्या करती है? इनके ऊपर अपना शिकंजा कस के रखती है और केंद्र सरकार जैसा चाहती है वो इनसे करवाती है। क्या ये बात सत्य है या फिर इनकी कहीं ना कहीं स्वतंत्रता है? सबसे हम तो मुद्दे की बात कर रहे हैं कि न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। क्या न्यायपालिका वास्तव में स्वतंत्रता से कार्य कर पाती है? देखो, आपने अगर देखा है, अभी एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर बत्तीलाल तो बाहर ही है। अब देखो, मैं इसी क्वेश्चन पे आपके आ रहा हूं कि भारत की न्यायपालिका अगर देखोगे, अगर आप पुरानी मूवी देखे हो, एक मूवी आई थी अंधा कानून। अंधा कानून नाम देखा? आप मूवी देखे होंगे आपने बचपन में। न्यायपालिका के अंदर जो न्याय की देवी होती है उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है कि नहीं होती है ना? तो वो पट्टी क्यों बंधी होती है? वो पट्टी इसीलिए बंधी होती है कि कानून कुछ देखता नहीं है, उसको जैसा दिखाया जाएगा, कानून को जैसा दिखाया जाएगा कानून वैसा देखेगा। कानून की खुद की आंखों पर पट्टी बंधी है और कानून को कौन दिखाएगा? कानून को दिखाएंगे लॉयर, वकील। वकील जो होते हैं वो कानून को यानी जज साहब को दिखाते हैं कि ये मामला है। और देखिएगा, अब बत्तीलाल क्यों बाहर है, या बाकी बहुत सारे अपराधी हैं जो बाहर हो सकते हैं, छूट जाते हैं, कानून के पेज से निकल जाते हैं, इसके भी पीछे रीजन होता है। इसमें क्या है कि सबसे बड़ी जो सत्ता होती है ना, सत्ता के नियंत्रण में होती है पुलिस। न्यायपालिका तो सत्ता के नियंत्रण में नहीं होती है। न्यायपालिका तो स्वतंत्र है, लेकिन पुलिस किसके नियंत्रण में है? जैसे राजस्थान की पुलिस है तो वो किसके नियंत्रण में है? राजस्थान सरकार के नियंत्रण में है। मान लीजिए आज मैं कुछ कहता हूं, सत्ता जैसे मुख्यमंत्री जी के बारे में कोई गलत बात कहता हूं, उनको पता चलता है, वो फोन करेंगे कि लाओ उसको पकड़ के, वो मुझे पकड़ के ले जाएंगे। हो सकता है कि वो मेरे पर कोई भी आरोप लगा दे कि भाई इस तरीके की बात है। तो
न्यायपालिका तक केस जाते हैं वो पुलिस के माध्यम से जाते हैं, और पुलिस के माध्यम से जब कोई डाटा जाता है तो वहां पर जो सारा जांच का कार्य है, उसकी इन्वेस्टिगेशन का कार्य है, वो कौन करती है? पुलिस करती है। और पुलिस अपनी जो फाइल है वो आगे सबमिट करती है, वहां पर फिर बहस होती है। तो अब तो न्यायालय तो बेचारा, न्यायपालिका अंधी होती है, उस पे जहां जैसा दिखाया जाएगा वो तो उसी तरीके से न्याय करेंगे। जैसे छोटे बच्चे को आप पढ़ाते हो तो उसको क्या कहते हो? कै कबूतर, कै खरगोश, कै गमला और घै घड़ी। और हम भी यही पढ़े हैं, हमने बचपन से यही पढ़े हैं। आज भी अगर हम कहीं पढ़ाने जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि बेटा कै से कबूतर होगा। तो न्यायपालिका के अंदर भी यही है। न्यायपालिका के अंदर जो है कुछ रूल बने हुए हैं, आईपीसी की धारा बनी हुई है, उस धारा के तहत जो मामला आता है उसमें उसी अकॉर्डिंग फैसला जो है वो सुना दिया जाता है। तो ये जो मुद्दा है कि क्या वास्तव में स्वतंत्रता है, कैसे स्वतंत्रता है, कितनी स्वतंत्रता, एक बहुत बड़ा बहस का विषय बन सकता है। इस पर चर्चा हमें ज्यादा नहीं करनी चाहिए। अभी तो हमें एक नौकरी की तलाश है, तो हमें सीधे टॉपिक पर चर्चा करनी चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है? कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्याय व्यवस्था में स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व के अभाव का न होना। यानी न्यायपालिका में कोई मन मर्जी नहीं चलती है, न्यायपालिका में मन मर्जी नहीं चलती है। स्वेच्छाचारी यानी कोई जज ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कोई भी फैसला सुना देगा। अगर कोई जजमेंट आता है, कोई फैसला आता है, तो वो भी आईपीसी की धारा के तहत आता है, गवाह और सबूतों के आधार पर आता है। ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति शासन लगेगा तो बहुत सारी चीजें तो अटकेगी ही। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगेगा, लगना नहीं चाहिए और लगेगा भी नहीं, जहां तक मेरा मन कह रहा है। लेकिन अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो चीजें हमारे लिए बहुत विकट होगी। अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो एक तरीके से जो विधानसभा है उसको तो विखंडित कर दिया जाएगा। सारे काम जो भी है, पेंडिंग काम है, वो सारे काम रुकेंगे। फिर चाहे वो भर्ती हो, चाहे एग्जाम हो, चाहे नियुक्ति हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारी चीजें रुकेगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन लगे। ठीक है। वह देश के संविधान, लोकतंत्र, परंपरा, जनता के प्रति जवाबदेही हो, सरकार के किसी भी अन्य के प्रति उसकी जो है जवाबदेही नहीं होती है। यानी न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका के प्रति कोई लायबिलिटी नहीं रखती है। न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका के प्रति कोई भी लायबिलिटी, कोई भी दायित्व नहीं रखती है। वो तो जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी जो है वो रखती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? देखिएगा, सरकार के अन्य दो अंग होते हैं, विधायिका और कार्यपालिका। न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? ताकि कार्यपालिका और जो विधायिका है वो न्यायपालिका के कार्यों में न क्या ना करे, हस्तक्षेप ना करे। ठीक है। विधायिका और कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, बाधा न पहुंचाए। इसीलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है। सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों के हस्तक्षेप न करे। जैसे सरकार ने न्यायपालिका ने कोई डिसीजन दे दिया है ना, बहुत सारे ऐसे डिसीजन है जो सरकार के विपक्ष में भी दे सकता है न्यायालय। तो ऐसे कंडीशन में भी सरकार को या व्यक्ति को या किसी भी संस्था को जो है वो न्यायपालिका के द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसको मानना ही होता है। ठीक है। वो उसकी अवमानना नहीं कर सकता है। न्यायाधीश बिना भय और भेदभाव के अपना कार्य करते हैं, उन्हें कोई प्रकार का भय नहीं होता। वह देश के संविधान, लोकतंत्र, परंपरा और जनता के प्रति जो है जवाबदेह होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यायपालिका किसके प्रति जवाबदेह होती है? न्यायपालिका किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो न्यायपालिका जो है वो किसके प्रति जवाबदेह होती है? न्यायपालिका संविधान के प्रति, लोकतंत्र की परंपरा के प्रति और जनता के प्रति क्या होती है? जवाबदेही रखती है। इसके बाद देखिएगा, संविधान द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए क्या उपाय किए गए हैं? तो भारतीय संविधान ने अनेक उपायों द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया है। जैसे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, जब भी किसी न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो उसमें राष्ट्रपति के अलावा किसी का कोई योगदान नहीं होता है।
प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल का उसमें कोई योगदान नहीं होता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति ही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, बाकी किसी का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है, न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। वे सेवानिवृत्ति तक अपने पद पर बने रहते हैं। उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। हम न्यायाधीश के कार्य को, यानी कार्यकाल जो होता है न्यायाधीश का, उस न्यायाधीश के कार्यकाल को, जो टाइम पीरियड होता है, उसको हम कम नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बहुत ही रेयर स्थिति में अगर कदाचार या संविधान का उल्लंघन करे, या फिर न्यायाधीश जो है वो कानून, जो विधि का कानून है, उसको पालन करने से इनकार कर देता है, कदाचार का आरोप लग जाता है, संविधान के उल्लंघन का आरोप लग जाता है, तो न्यायाधीश को भी उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति की प्रक्रिया से ही महाभियोग चलाया जाता है, और महाभियोग चलाकर जो है वो क्या किया जाता है? इनके पद से हटाया जा सकता है। भारत में अब तक किसी को भी नहीं हटाया जा चुका है इस तरीके से। हाँ, प्रधानमंत्री का कोई योगदान नहीं होता है न्यायपालिका के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में, अकॉर्डिंग टू संविधान। वित्तीय निर्भरता की बात करते हैं तो न्यायपालिका के जो न्यायाधीशों को सैलरी मिलती है, उसमें भी वो कार्यपालिका या विधायिका पर निर्भर नहीं होती है। ठीक है, संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि न्यायाधीश के वेतन और भत्ते जो है वो विधायिका की स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती है। जैसे आपकी सैलरी बनेगी तो उसमें मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री, इनकी स्वीकृति होती है। ठीक है, लेकिन मुख्य जो न्यायाधीश हैं और जो अन्य न्यायाधीश हैं, उनकी जो सैलरी होती है, उनका जो पैसा आता है, वो डायरेक्ट जो है वो संचित निधि से आता है। उसमें आपको इस तरीके की कोई भी जो है वो कार्यपालिका या विधायिका का इंटरफेयर जो है वो नहीं होता है, जिससे कि वो उनकी सैलरी की अनुमति लेनी है या ऐसा कोई काम जो है वो नहीं करना होता है। कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। मान लीजिए कि जैसे 3 तलाक पर कोई कानून जो है वो फैसला दिया, हमारे जो कोर्ट है, जैसे उसने एक और, चलो इसको छोड़ो, राम मंदिर पर फैसला आया। राम मंदिर पे ये फैसला आया कि भाई ये भूमि जो है वो भगवान श्री राम की है, भगवान श्री राम का यहाँ पर जन्म हुआ था और ये भूमि उसे ही मिलनी चाहिए। ये फैसला ऑलमोस्ट पूरा इंडिया के लोग जानते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, ये सब जानते हैं कि भाई हम बचपन से पढ़ते आए हैं, रामायण देखते आए हैं, रामायण पढ़ते आए हैं कि भगवान श्री राम का जन्म तो भारत में ही हुआ था, अयोध्या में ही हुआ था। हम आए कि नहीं आए, लेकिन बाद में परिस्थितियों में जो है वहां पर मस्जिद बनी, मस्जिद गिराई गई और थोड़े से हिंदू मुस्लिम समाज के जो है वो विवाद हुए, विवाद जो है वो न्यायालय में गए। अब न्यायालय ऐसा नहीं है कि वो नेता की बात सुनेगा, वहां पर न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय क्या करेगा? इतिहासकारों को बुलाएगा। ठीक है, न्यायालय क्या करेगा? जो पुरातात्विक विभाग के जो अधिकारी हैं, पुरातात्विक विभाग के अधिकारी है, उनको बुलाएगा। अच्छा, इतिहासकारों से पूछेगा कि बताओ ये मस्जिद जो है वो किसने बनाई थी, कब बनी होगी, ये तुम इतिहास में बताओ, इसके बारे में इतिहास के अंदर जो तथ्य है वो बताओ। पुरातात्विक वेता से कहेंगे कि आप वहां पर उत्खनन करिए, उत्खनन में देखिए कि आपको वहां पर क्या जो है वो, ऐसा नहीं है कि रामायण में लिखा है तो हम डिसीजन दे दें। उत्खनन करवाए जाते हैं वहां पर कि क्या ऐसे कोई एविडेंस मिलते हैं क्या, और फिर उन तथ्यों के आधार पर, उन सबूतों के आधार पर क्या करती है न्यायपालिका? फैसला देती है। ठीक है, न्यायपालिका क्या देती है? फैसला देती है। तो अगर न्यायपालिका ने कोई फैसला दे दिया है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायपालिका ने कोई फैसला दे दिया है, भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका ने डिसीजन दे दिया, तो अब उस डिसीजन की कोई अवमानना नहीं कर सकता है, वो मानना ही पड़ेगा। हालांकि इतिहास में कुछ ऐसे भी वाक्य आए हैं इंदिरा गांधी सरकार के समय कि जब कानून ही बदल दिया गया, यानी किसी कानून के तहत कोई डिसीजन दे दिया गया और वो डिसीजन सरकार के विपक्ष में था, तो विधायिका ने क्या किया? कानून ही बदल दिया, उस कानून को हटा के दूसरा कानून बना दिया। तो ऐसी परिस्थितियां भी आई है।
हालांकि प्रैक्टिकल बात देखें तो सबसे ज्यादा पावरफुल जो होता है वो सत्ताधारी जो दल होता है, प्रधानमंत्री होता है, वो ही होता है। न्यायपालिका कहीं ना कहीं अंततः अंत जो है वो झुक ही जाती है। ये बात से हम नकार नहीं सकते हैं कि कहीं ना कहीं तो प्रभाव होता है, लेकिन उस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते अभी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, न्यायालय की अवमानना क्या होती है। किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा लिए गए फैसलों या निर्णयों की यदि कोई व्यक्तिगत आलोचना करता है तो उसके फैसलों को नहीं मानता है या उसके फैसलों को नहीं मानता है तो इसे न्यायालय की अवमानना कहते हैं। मान लीजिए किसी मामले में कोई फैसला आता है और उस फैसले को कोई स्वीकार नहीं करता है, उस फैसले को कोई नहीं मानता है, तो ये क्या है, न्यायालय की अवमानना है, ठीक है। उसके विरुद्ध नहीं जा सकते हैं हम। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्या है, इसके फैसले सभी अदालतों को मानने पड़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कोई डिसीजन दे दिया, मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय किसी केस में यह डिसीजन दे देता है कि बीएड डिग्री धारी बच्चे रीट लेवल 1 में योग्य होंगे, तो जितने भी नीचे की जितने भी राज्य हैं उन सबको ये फैसले मानने पड़ेंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में ये फैसला आ गया है। अगर कोई फैसला सर्वोच्च न्यायालय कर देता है तो जितने भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, उनकी बात माननी पड़ती है। न्यायपालिका में कुल कितने न्यायाधीश हैं, तो वर्तमान में जो है वो 33 अन्य न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल 34 न्यायाधीश हैं, ठीक है। दूसरी बात है इसमें आती है यह है कि यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है, यानी जो न्यायाधीश होते हैं उनका ट्रांसफर कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। जैसे उच्च न्यायालय के अंदर जो जज हैं या बाकी जो स्टाफगण है उनका ट्रांसफर कौन कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कर सकते हैं। यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास बुला सकता है। जैसे मान लीजिए राजस्थान के अंदर एक केस चल रहा है कि क्या रीट के अंदर जो है वो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हालांकि ये तो बेसिक मुद्दा है, लेकिन फिर भी चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय उसको अपने पास ला सकता है केस को कि भैया इस केस की सुनवाई हम करेंगे, हमारे पास भेजो, ठीक है। और यह किसी भी उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। जैसे राजस्थान में कोई मुकदमा चल रहा है और सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि राजस्थान में ये सही तरीके से संचालित नहीं किया जा रहा है या इसमें कोई इंटरफेयर हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, इसको गुजरात ट्रांसफर कर सकता है, एमपी ट्रांसफर कर सकता है, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद देखिएगा उच्च न्यायालय के कार्य क्या है, निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई करना। जैसे उच्च न्यायालय जो है वो जिला न्यायालय के अंदर कोई फैसला हुआ है तो उसकी सुनवाई कहां होती है, उच्च न्यायालय में होती है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है उच्च न्यायालय। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों को निपटारा कर सकता है उच्च न्यायालय। अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण कर सकता है उच्च न्यायालय। जिला अदालत का कार्य क्या है, देखो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की है। इसके बाद हमने जो है वो इनके कार्य क्या है इनकी चर्चा की है, इनकी स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है इसकी चर्चा की है। अब हमने जो है वो उच्च न्यायालय की चर्चा की, उच्च न्यायालय के कार्य क्या है उनकी चर्चा की। अब जिला न्यायालय की बात करते हैं तो जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है ये जिला अदालतें। निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करती है ये। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर भी फैसला लेती है ये। जिला न्यायालय के नीचे एक और न्यायालय आता है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय जो है फौजदारी और दीवानी मुकदमों पर विचार करती है। इसके बाद देखिए सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार कौन सा है, तो मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ होता है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय पर सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। जैसे आपने एक अभी हाल ही में एक देखा था कि मुंबई के अंदर जो है वो जब पार्टी सरकार गिर गई थी ना, एकनाथ शिंदे को जो है वो क्या कर दिया गया था, पार्टी से बाहर कर दिया गया था, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। तो अचानक ही कहां गए थे वो सारे के सारे लोग, कोर्ट में चले गए थे, सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में। कहां चले गए थे, सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में गए थे। तो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं राज्यों से संबंधित
जिनको डायरेक्ट जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जिनकी क्या हो सकती है, सुनवाई हो सकती है। जनरली मान लो मेरा कोई सिर फोड़ दे तो मैं सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता हूं क्या? मैं नहीं जा सकता। आपको अच्छे लगे, चलो बहुत अच्छी बात है। ये तो मेरा अगर कोई सिर फोड़ देता है तो क्या मैं सर्वोच्च न्यायालय जा सकता हूं? बिल्कुल नहीं जा सकता हूं। मेरा अगर कोई सिर फोड़ेगा तो मैं जिला जो अधीनस्थ न्यायालय ना वहीं जा सकता हूं। सर्वोच्च न्यायालय में जनरली जो होते हैं वो राजनीतिक जो विवाद हैं, जैसे दो राज्यों के विवाद हो गए, कोई राजनीतिक संकट आ जाता है, ऐसे जो कुछ मुद्दे हैं जिनको डायरेक्ट कहां भेजा जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय जिनकी सुनवाई करता है। मौलिक अधिकारों से मामले जुड़े हुए हैं कोई, या कोई जो है वो संविधान की अवमानना हो रही है, संविधान खतरे में आ रहा है, जैसे कांग्रेस पार्टी कहती है ना कि संविधान खतरे में, तो ऐसी कंडीशन जैसे हो, जैसे कोई विधानसभा में कानून बना दिया जाए और उस कानून से मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा हो, हनन हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में जो हम सर्वोच्च न्यायालय में अपना केस डायरेक्ट जो है वो क्या कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं। तो ये मौलिक क्षेत्राधिकार होते हैं। इसके बाद देखिएगा रीट संबंधी क्षेत्राधिकार, रीट जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। जैसे मान लीजिए कि अभी जो है वो रिजल्ट आ जाए, कल रिजल्ट आ जाए, मान लो आपका कल जो है क्या आ जाए, रीट का रिजल्ट आ जाए, रीट 2022 का, और उस रिजल्ट में आपको जो है ये पता चले कि आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया, आपको रिजल्ट के बाद पता चले कि नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया, और आप सब बच्चे जिन जिनको इससे हानि हुई है वो सारे जाके क्या करते हैं, अभी बताते हैं फौजदारी क्या होता है, दीवानी क्या होता है, आप सब जाके कोर्ट में जो है वो क्या लगा देते हैं, अर्जी लगा देते हैं कि जी हमारा 3 पेपर हुआ लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया है, और इस नॉर्मलाइजेशन नहीं करने के कारण जो है हमें हानि हो रही है। तो कोर्ट क्या करेगा, तुरंत जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को आदेश देगा कि तुम ये पूरा रिजल्ट रोको, इस भर्ती प्रक्रिया को आगे से रोक दो, इस रिजल्ट पर जब तक सुनवाई नहीं होती है आगे कोई कार्रवाई नहीं करोगे। तो ये जो आदेश होता है, जैसे जो उच्च न्यायालय ने आदेश दिया किसको, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को, और साथ में ही सरकार को भी आदेश देगा कि जब तक इसकी कार्रवाई कोर्ट में चलती रही है तब तक आप इस प्रक्रिया को रोके रखोगे। तो इसे कहते हैं रिट जाहिर करना, अर्थात कोर्ट के द्वारा किसी विभाग को या सरकार को कोई आदेश देना ही क्या कहलाता है, रिट कहलाता है। फौजदारी जो मामले आते हैं उसमें क्या आते हैं, फौजदारी मामलों में जो है वो जैसे कोई आपराधिक मामले हो गए, जितने भी आपराधिक मामले हैं, हत्या है, लूट है, बलात्कार है, चोरी है, डकैती है, ये जितने भी मामले होते हैं ये सारे फौजदारी मामलों में आते हैं। दीवानी मामले में क्या आते हैं, कोई संपत्ति का विवाद है, कोई जगह का विवाद है, घरेलू विवाद है, इस तरीके के जो विवाद होते हैं वो दीवानी मामले में आते हैं। ठीक है, आपराधिक जितने भी मामले होते हैं, आपराधिक मामले फौजदारी, और जो घरेलू मामले हैं, संपत्ति के मामले हैं, शासन के मामले हैं, है ना, जगह जमीन के झगड़े हैं, वो सारे दीवानी मामले में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, रिट संबंधी आदेश की चर्चा कर ली। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है। उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है। इन रिटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश दे सकता है। फिर आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय, देखो सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय में अपील कौन कर या उच्च अपील का, हाँ सॉरी, हम जो है वो हमारा जो देश का सबसे बड़ा न्यायालय वो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है कि नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के अलावा हम कहीं अपील नहीं कर सकते। जैसे अधीनस्थ न्यायालय की अपील हम कहां कर सकते हैं, जिला न्यायालय में, जिला न्यायालय के मामले की अपील कर सकते हैं उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय के मामले की अपील हम कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय सबसे उच्चतम संस्था है जहां हम अपनी अपील कर सकते हैं। जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट न हो तो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। जिला न्यायालय के मामले में नहीं जा सकते हैं, उच्च न्यायालय के मामले में जा सकते हैं। अगर उच्च न्यायालय के फैसले से हम संतुष्ट नहीं हो तो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसके बाद देखिएगा सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार, यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सलाह भी देता है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति को कोई डिसीजन लेना है, ठीक है,
राष्ट्रपति को किसी मुद्दे पर कोई डिसीजन लेना है और राष्ट्रपति को सलाह चाहिए, तो राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांग सकता है कि भाई मुझे इस मामले में आपकी सलाह चाहिए। अब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस सलाह को देता है। राष्ट्रपति उस सलाह को माने कि नहीं माने वो राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। ठीक है। मौलिक व अपीलीय क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी भी क्षेत्राधिकार है, यानी सरकार को समय समय पर या राष्ट्रपति को यह परामर्श देता है। न्यायिक सक्रियता या जनहित याचिका क्या होती है? न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन, भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका है। न्यायिक सक्रियता क्या होती है? कभी कभी कुछ ऐसे मामले हो जाते हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय खुद अपने आप ही क्या कर लेता है, संज्ञान ले लेता है। जैसे मान लो कि कहीं बहुत ज्यादा जो है वो विकट परिस्थिति हो गई है, किसी राज्य के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा विकट परिस्थिति हो गई है, कानूनी व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ज्यादा संकट में आ गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय स्वयं संज्ञान लेगा और उस राज्य के बारे में मामला पूछेगा कि भैया इस राज्य में क्या हो रहा है, इसको ठीक करो, ये सही नहीं चल रहा है, या फिर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। कुछ मामले होते हैं जो बहुत ज्यादा बाध्य नहीं है, हाँ बाध्य नहीं है बिल्कुल भी, तो ये होता है स्वतः संज्ञान या न्यायिक सक्रियता। एक होती है जनहित याचिका। जैसे मान लो कि मैं जाके न्यायालय में एक अपना जो जोधपुर न्यायालय है, उच्च न्यायालय, उसमें जाकर एक रिट दायर कर देता हूं कि भैया हमने जो है रिट का एग्जाम दिया है और हमारे 3 बार पेपर हुए हैं और आप जो है हम जनहित याचिका दायर करना चाहते हैं। जनहित यानी जन का हित, यानी जनता का हित, यानी बहुत सारे लोगों का जिससे फायदा हो सकता है। तो इस तरीके की याचिका को क्या कहते हैं? जनहित याचिका कहते हैं कि भाई हमें जो है वो क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलना चाहिए। जनहित याचिका जो होती है वो बड़े स्तर पर होती है, यानी उससे फायदा जनता के बड़े भाग को होता है, उसे जनहित याचिका कहते हैं। अगर मेरी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मैं अपना पर्सनल केस करता हूं, तो वो पर्सनल केस होता है। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान की 2 विधियां जिसमें सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा करता है। एक तो अनेक प्रकार की रिट जारी कर सकता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट हो गया, परमादेश आदि जारी करके मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है। ये उच्च न्यायालय को भी ऐसी रिट जारी करने की क्या है, शक्तियां हैं। एक होता है जन विरोधी कानून को हटाना। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा कानून बना दिया जाता है सरकार के द्वारा, जैसे मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी को किसने हटाया? 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया? हटा दिया, अवैध घोषित कर दिया। तो कोई ऐसा कानून बना दिया जाता है जो कि जनता के हित में नहीं है या जिससे जो है वो मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? जन विरोधी कानूनों को हटा सकता है, उन पर रोक लगा सकता है। ठीक है। इसके बाद देखिएगा न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? किसी भी ऐसी जन विरोधी कानून या कानून जो संविधान के अनुरूप नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानूनों को गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है, उसे लागू होने से रोक सकता है। ऐसी शक्ति संविधान द्वारा उसे प्राप्त है। यानी मान लीजिए कि संसद में कोई ऐसा कानून बना दिया जाए जो जनता के हित में नहीं है और मामला कहां चला जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में चला जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को लागू होने से रोक सकता है। ऐसी शक्ति किसको दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय को संविधान द्वारा दी गई है। इसके अलावा किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है और इसे ही क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या के रूप में भी अपने को स्थापित करता है। मान लीजिए कि संविधान का कोई ऐसा मामला आ गया ना, संविधान का कोई ऐसा अनुच्छेद है जिस पर बहस हो गई, जिस पर क्या हो गई? चर्चा शुरू हो गई, बहस शुरू हो गई और लोग जो है वो क्या हो गए? सर्वोच्च न्यायालय में चले गए। अगर संविधान की व्याख्या करने को किसी का अधिकार है तो किसे अधिकार है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है।
संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? बिल्कुल, अनुच्छेद 143 ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक परामर्शदात्री क्या है? निकाय है, और जिसके तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकता है? परामर्श मांग सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे या ना दे, वो सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा है, वो बाध्य नहीं है। ठीक है, आप कमेंट करके मुझे बताना कि क्या आपको ये सारे टॉपिक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये न्यायपालिका एंड ये सारे टॉपिक क्या और ज्यादा डिटेल से करवाए क्या? मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा कि अगर और डिटेल से हम करना चाहेंगे तो हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, फिर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति में से आती है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर होता है, फिर उच्च न्यायालय आता है, फिर जिला न्यायालय आता है, फिर अधीनस्थ न्यायालय आता है। 4 स्तर पर जो है हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था होती है। और सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकारों से संबंधित होते हैं, अपीलीय अधिकारों से संबंधित होते हैं एंड सलाहकारी संस्था के रूप में होते हैं, और रिट जारी करने का भी इसको अधिकार होता है, और कुछ विशेषाधिकार भी होता है। देखिए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये टॉपिक आपका पूरा हो चुका है। ये जो यूनिट है आपकी, ये पूर्ण हो चुकी है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है वो ये यूनिट जो है आपकी पूर्ण हो चुकी है। कौन सी यूनिट? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमसे इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ लिया है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए, तो हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? देखो, अगर हम बात करते हैं कार्यपालिका की, अगर हम कार्यपालिका की बात करते हैं तो कार्यपालिका में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, यानी कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे? कार्यपालिका के अंदर हमें जो है वो राष्ट्रपति पढ़ना पड़ेगा, उपराष्ट्रपति पढ़ना पड़ेगा, ये टॉपिक अलग अलग टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। उपराष्ट्रपति, फिर हमें प्रधानमंत्री पढ़ना पड़ेगा, फिर हमें जो है वो मंत्रिमंडल पढ़ना पड़ेगा। आप बताना कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। मंत्रिमंडल पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हमें जो है वो हमें इसके बाद जो है वो राज्यपाल नहीं पढ़ना है, हमें इसके बाद पढ़ना पड़ेगा आपका मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। ठीक है, राज्य का मंत्रिमंडल, ये तो पढ़ना पड़ेगा कार्यपालिका में। विधायिका में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? विधायिका जो टॉपिक है आपका, विधायिका में हमें कौन कौन सी यूनिट पढ़नी पड़ेगी? राष्ट्रपति पढ़ना पड़ेगा हमें। हालांकि राष्ट्रपति हम यहां पढ़ लेंगे तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति भी विधायिका का भाग है। इसके बाद हमें लोकसभा पढ़नी पड़ेगी, इसके बाद हमें राज्यसभा पढ़नी पड़ेगी, इसके बाद हमें राज्य के अंदर विधानसभा पढ़नी पड़ेगी, विधानसभा, और इसके बाद हमें विधान परिषद पढ़नी पड़ेगी, विधान परिषद। अगर हम न्यायपालिका की चर्चा करते हैं, न्यायपालिका के अंदर हमें जो है वो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? तो यहां पर हमें जो है वो सर्वोच्च न्यायालय पढ़ना पड़ेगा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, हमें जो है वो यहां पर जिला न्यायालय, इतने टॉपिक हमें पढ़ने पड़ते हैं। अगर हम इस टॉपिक को दूसरे दृष्टिकोण से लेके जाते हैं, अगर हम आरएस की तैयारी कर रहे होते तो हम इतना पढ़ते, लेकिन रीट में मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा पढ़ना आवश्यक है। आप कमेंट करके बताएंगे, आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या हमें जो है वो इन सारे टॉपिकों को अलग अलग पढ़ना चाहिए। मैंने तो आपको जो पढ़ाया है वो कहां से पढ़ाया है? एनसीईआरटी से पढ़ाया है। और ये तीनों टॉपिक जिस तरीके से लिए गए हैं, ये तीनों टॉपिक जिस तरीके से लिए गए हैं, ये कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, कहां से लिए गए हैं? एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। तो इसीलिए हमने एनसीईआरटी आपको पढ़ाया है। फिर भी आपके जो सुझाव हैं
वो आमंत्रित हैं, आप सुझाव दीजिए। देखिए 2 दिन अगर लिख के पढ़ेंगे, अगर लिख के नहीं भी पढ़े तो एक दिन, एक एक दिन का सारे टॉपिक हैं, एक एक दिन तो सब में लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है, एक एक दिन तो सब में लगेंगे ही लगेंगे, बाकी 2 दिन भी लग जाएंगे। अगर एक एक दिन भी करें हम, इनके सबके प्रिंट वाले नोट्स बनाएं तो कम से कम देखो 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी 15 दिन का ये टॉपिक बनता है। तो आप कमेंट करके बताएंगे, आप कहोगे तो इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ा देंगे, लेकिन व्यक्तिगत मेरा मत यही है कि हमें इतना ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता जो है वो नहीं है। फिर भी जब हम इस टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे, कार्यपालिका के क्वेश्चन करेंगे, न्यायपालिका के क्वेश्चन करेंगे, विधायिका के क्वेश्चन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम ऑल ओवर जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो कवर करेंगे। तो मुझे तो लगता है कि वो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप बताएं ना कमेंट में कि हमें क्या करना है। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इन सब की पीडीएफ